आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अमन। तो जी हाँ दोस्तों, पिछली 3 क्लासों में हम लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब कि भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगली जो हमारी क्लास है वो है अनुच्छेदों के ऊपर। ठीक है, अनुच्छेदों के ऊपर ये चौथी वीडियो हमारी क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है उनमें ही सारे जितने भी देश के जितने भी नियम लिखे हुए हैं वो सारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि अनुच्छेद में जो भारतीय संविधान है उसमें कितने भाग हैं। उसमें 22 भाग है। ठीक है, भाग की संख्या कितनी है, 22। और अनुच्छेद हैं 395। ठीक है, और अनुसूचियां हैं 8। लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी किया गया, कुछ संशोधन हुआ। तो संशोधन के बाद भाग कितने हो गए, भागों की संख्या हो गई 25, अनुच्छेद हो गए 395 वैसे ही है। और अनुसूचियां 8 से बढ़कर के 12 कर दी गई है। ठीक है, कुछ नए नियम और प्रावधान इसमें जोड़ दिए गए। तो क्या है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, जो पहले 8 अनुसूचियां थी उनको संशोधन के माध्यम से 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 भाग कर दिए गए। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले भागों के अंदर ही अनुच्छेद और अनुसूचियां। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग 1। ठीक है दोस्तों, तो पहला है भाग 1। भाग 1, भाग 1 में, भाग 1 का मतलब है संघ एवं उनके क्षेत्र, मतलब जो राज्य संघ है, राज्य के संघ एवं उनके क्षेत्र। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 1 में कितने अनुच्छेद है, भाग 1 में 3 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, हालांकि है तो 4। ठीक है, अनुच्छेद 4। ठीक है, लेकिन जो 3 है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले वाले अनुच्छेद में क्या है, पहले वाले अनुच्छेद में है कि राज्यों के क्षेत्र, क्या है, राज्यों के क्षेत्र। ठीक है, पहले वाले अनुच्छेद का क्या मतलब, राज्यों के क्षेत्र। और भारत को क्या कहा गया इस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। मतलब जो राज्य होंगे, जो सारे राज्य होंगे उसको क्या कहा जाएगा, भारत कहा जाएगा। इसलिए क्या कहा गया, भारत के राज्यों का, भारत को क्या कहा गया, भारत को राज्यों का संघ कहा गया। ठीक है, किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है। ठीक है, अब अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में है कि संसद को ये शक्ति है, प्राप्त है कि संसद चाहे तो किसी राज्य का, जो पुराने राज्य हैं उनका गठन कर सकती है। मतलब किसी भी राज्य को भारत संघ में शामिल कर सकती है। ठीक है, और किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है,
तो क्या क्या है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है कि संसद के पास क्या शक्तियां है, कि संसद की शक्ति यह है कि यदि संसद चाहे तो भारत में किसी भी राज्य को शामिल कर सकती है, भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। और दूसरा क्या है इसी का पार्ट कि किसी नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है, मतलब किसी राज्य को तोड़े कि कोई बड़ा राज्य है तो उस राज्य के दो भाग करके एक अलग नाम और एक अलग नाम दे दिया। ठीक है, तो हम लोग जो अलग नाम करने वाला है वो अनुच्छेद 2 के भाग नंबर बा में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 2 का आ नंबर। ठीक है, किसी भी राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संघ में शामिल कर लेना। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 3 राज्य ऐसे थे जिनको भारतीय संघ में शामिल किया गया। नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 3 जूनागढ़। ठीक है, नंबर 3 जूनागढ़। इन 3 राज्यों को भारतीय संघ में अनुच्छेद 2 के अनुसार शामिल किया गया। संसद के पास यह शक्ति थी कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर को, इन 3 राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब कैसे हुआ, देखो एक स्ट्रक्चर हम बनाकर दिखा रहे हैं आप लोगों को कि कैसे हुआ। कारण क्या था इन 3 राज्यों को इसमें लाने की, क्या क्या जरूरत थी, इसको हम लोग समझेंगे। क्या हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, अब हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को शामिल करने की जरूरत क्या थी। देखो जम्मू कश्मीर तो हमारा था ही हमेशा से। ठीक है, अब इसको ये चाहते थे कि ये भी पाकिस्तान में चला जाए, इसको हम लोग दे नहीं सकते थे। हैदराबाद कहाँ पर है, हैदराबाद यहाँ पर है, जूनागढ़ यहाँ पर है। ठीक है, जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, यहां से भारत और पाकिस्तान को 1947 में विभाजन कर दिया गया था। तो ये कहा गया था कि जिनको जो चाहता है कि पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो वो पाकिस्तान चला जाए, जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रहे। तो जो देसी रियासतें थी वो थी 351। ठीक है, वो थी 352 देसी रियासतें थी, जिसमें से 349 रियासतों ने तो भारत में शामिल हो गए, लेकिन बाकी बची की 3 जो रियासतें थी वो चली गई पाकिस्तान में। ठीक है, खैर छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या चाहता था, कश्मीर का हाल दूसरा था। हम लोग पहले हैदराबाद लिखा तो हैदराबाद समझेंगे। हैदराबाद चाहता था कि हम भी जम्मू और हम भी पाकिस्तान में जाकर के मिल जाए, लेकिन अब कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था कि हैदराबाद तो यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है। एक बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान यहाँ बनाया जा चुका है पहले से। यहाँ पर एक पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पहले से बनाया जा चुका है। तो एक पाकिस्तान ये रहा, एक पाकिस्तान ये रहा, तो क्या एक पाकिस्तान यहाँ बनाया जाएगा, फिर उसके बाद क्या एक पाकिस्तान इसको बनाया जाएगा, फिर क्या एक पाकिस्तान यहाँ बनाया जाएगा, फिर एक पाकिस्तान यहाँ बनाया जाएगा, फिर एक पाकिस्तान बिल्कुल बीच में बना दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं, राज्यों का संघ है, तो भारत अकेला होगा, पाकिस्तान अकेला होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ,
हैदराबाद ने क्या किया, हैदराबाद में होने लगे दंगे, ठीक है। अब इसको चाहिए था कि इसको भारत के राज्यों में संघ में शामिल करना था। तो अब जो वल्लभ भाई पटेल हैं, पटेल साहब, इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन पोलो चलाया। हैदराबाद में क्या चला, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो का मतलब यह था कि जो सीआरपीएफ के जवान थे, जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनको पुलिस की वर्दी में हैदराबाद भेज दिया गया। हैदराबाद भेजा गया और उसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने पुलिस की वर्दी में यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद जो चाहता था कि पाकिस्तान में मिल जाए, उसको भारत संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया, हैदराबाद के लिए चलाया गया। ये करंट का ये क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्या आएगा कि हैदराबाद में किस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय संघ में हैदराबाद को शामिल किया गया, तो वो ऑपरेशन था ऑपरेशन पोलो। किसके नेतृत्व में था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में था, ठीक है। तो अब क्या बचा, जम्मू और कश्मीर बचा, ठीक है। जम्मू और कश्मीर का क्या हाल हुआ, जम्मू और कश्मीर का मामला यह था कि जम्मू और कश्मीर में सब जनता जो थी वो मुसलमान थी, लेकिन राजा जो वहां का था वो हिंदू था। तो अब भाई जब जनता मुसलमान और पार्टीशन में ये हुआ था कि भारत का मुसलमान जो पाकिस्तान का हिंदू है वो भारत आ जाए और जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो पाकिस्तान चला जाए। मतलब ये था कि जितने भी मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में जनता तो मुसलमान थी, लेकिन राजा जो था वो तो हिंदू। तो अब मामला ये फंस रहा था कि हम तो इसको दे ही नहीं सकते थे किसी भी हालत में, ये तो भाई हमारा अपना था, ठीक है। अगर इसको दे देते तो हमारे पास बचता क्या। तो क्या हुआ, जम्मू और कश्मीर को बचाने के लिए क्या हुआ कि यहाँ के एक राजा के साथ एक संधि कर ली गई, संधि हो गई। और संधि के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से क्या हुआ कि इसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक है। राजा ने ये लिखित में दे दिया कि जो कश्मीर है वो भारतीय संघ में शामिल रहेगा, भारतीय संघ भारत का एक प्रमुख राज्य बनकर के रहेगा। और यहाँ पर पहले क्या चल रहा था, यहाँ पर पहले धारा 370 चल रही थी। कौन सी धारा चल रही थी, 370। बाद में अभी इस धारा 370 को अभी इसको हटाया गया और अब पूर्ण रूप से भारत में जो कश्मीर है वो भारत का पूर्ण रूप से राज्य बन चुका है। अब इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक राज्य अनुच्छेद लद्दाख हो गया और एक हो गया जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया और जो राजा था उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कह दिया कि अगर आपके साथ कोई भी गड़बड़ होती है, अगर आप भारतीय संघ में शामिल नहीं होते और आपके साथ अगर कोई हमला होता है या पर कोई हमला होता है, आपके साथ कोई गड़बड़ी होगी तो हिंदुस्तान आपको मदद नहीं करेगा। और जो यहाँ का राजा था उसको ये मालूम था कि अगर मुझ पर हमला हुआ वो पूरी तरीके से जो राजा था वो बर्बाद हो चुका था, ठीक। 370 के कारण राजा जो था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और उसके पास उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। अब जो उत्तराधिकारी नहीं था तो क्या हो गया कि इसको भारतीय संघ में शामिल होना पड़ा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर तुम पर कोई हमला होता है तो भारतीय कोई भी तुम्हारा वहां पर मदद करने नहीं जाएगा। तो इस बात से यहाँ के राजा ने क्या किया कि भारतीय संघ में शामिल हो गया। अब बचा जूनागढ़, ठीक है। अब जूनागढ़ को कैसे इन्होंने जूनागढ़ को कैसे जोड़ा, जूनागढ़ को जोड़ा बैलेट पेपर के माध्यम से। बैलेट पेपर के माध्यम से कैसे कि जूनागढ़ चाहता था कि नहीं हम पाकिस्तान जाएंगे, गुणगान गा रहा था पाकिस्तान के, नहीं पाकिस्तान जाएंगे। फिर क्या हुआ कि पटेल साहब ने कहा कि भैया आप एक काम कीजिए, अपने यहाँ की जनता से पूछ लीजिए कि जनता कहाँ रहना चाहती है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। तो जूनागढ़ के राजा ने एक वोट कराई। वोट में क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो मत थे वो हिंदुस्तान में रहने के लिए थे। तो क्या हुआ, इसको जनमत के हिसाब से जनमत के साथ भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये सारी चीजें हुई। तो क्या हुआ था,
सारी चीजें समझ में आई। हैदराबाद को किसके माध्यम से भारतीय संघ में जोड़ा गया? ऑपरेशन पोलो। जम्मू और कश्मीर को वहां के राजा द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया, ठीक है। और जूनागढ़ को जनमत के माध्यम से जूनागढ़ को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। क्या कहा गया? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह है कि संसद के पास यह शक्ति है कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है, ठीक है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ना है। अनुच्छेद 3 में यह है कि अनुच्छेद 3 में यह है कि भारतीय संसद जो है, जो संसद है, वो किसी भी राज्य की सीमा व नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। और नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। संसद के पास क्या शक्ति है कि पहली बात तो वो किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा घटा सकती है, ठीक है। दूसरा, नाम बदल सकती है। तीसरा, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। जैसे कि अभी उस टाइम पे भी कई सारे राज्यों का निर्माण हुआ था। जैसे कर्नाटक और हैदराबाद को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है, क्यों? लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। महाराष्ट्र को क्या? महाराष्ट्र को और गुजरात को इसको भाषा के तौर पर अलग कर दिया गया। ये हुआ तो मराठी भाषी महाराष्ट्र में रहेंगे, गुजरात वाले गुजरात में रहेंगे, ठीक है। तो कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक में रहेंगे, ठीक है। और असमी बोलने वाले असम में रहेंगे, ठीक। बिहारी बोलने वाले बिहार में रहेंगे, राजस्थानी बोलने वाले राजस्थान में रहेंगे, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में रहेंगे। तो भाषा के आधार पर अनुच्छेद 3 के अनुसार भाषा के आधार पर भारतीय सीमाओं का और राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। क्या हो गया? अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों का गठन होगा, नए राज्यों का निर्माण होगा, ठीक। उसी के अंतर्गत अभी एक नए राज्य का, 2 नए राज्यों का निर्माण किया गया है, जिसमें से जिसका नाम है, एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, और एक का नाम है लद्दाख, ठीक है। इन 2 राज्यों का निर्माण अभी हाल में ही किया गया। इन 2 राज्यों को हमेशा के लिए अलग अलग करके 2 राज्य ने बना दिया। पहले यह था कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख जो था वो जम्मू और कश्मीर में ही आता था, लेकिन अब इसको अलग करके क्या कर दिया गया? लद्दाख अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया, ठीक है। तो तीसरे अनुच्छेद के अनुसार ये कि मोटे मोटे तौर पे नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों को बना सकती है, उनकी सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकती है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 4 है, जो हम लोग ने कहा था अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 1 हम लोग ने पढ़ लिया, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते पूरा। क्या होगा? अनुच्छेद जो 4 है, ये अनुच्छेद 1 और 2 और 3 इन तीनों का समावेश है, ठीक है। अनुच्छेद 4 इनके बारे में पूर्ण ज्ञान रखता है, पूर्णतः इनके बारे में क्या बताता है? अनुच्छेद 4 बताता है, कहता है कि ये जितनी भी चीजें हुई हैं वो अनुच्छेद 4 में लिखी हुई है, जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, कि प्रस्तावना का मतलब होता है पूर्ण जानकारी होना लिखित में। तो अनुच्छेद 4 का मतलब यही है कि वो अनुच्छेद 1, 2, 3 के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे और लगातार सारे अनुच्छेद पढ़ते जाएंगे।
क्या क्या था, भाग एक में जो अनुच्छेद 4 अनुच्छेद थे, भाग एक में 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद थे, वो हमने पढ़ लिए। अब हम लोग बाकी के अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो भाग है, अगला भाग है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। ये जो अनुच्छेद है ये नागरिकता का है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये जितने अनुच्छेद हैं इनके बीच में नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 2 जो है उसके भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। नागरिकता का प्रावधान कैसा है कि नागरिकता में जितने भी लोग जिनका जन्म भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत में हुआ है वो सब क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। जिनका जन्म भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत में हुआ है वो सब भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। या और दूसरा, अब पहले भी लोग भारत में थे, ठीक है, पार्टीशन से पहले और संविधान से पहले भारत में लोग रहते थे, तो कैसे, वंश के आधार पर, माता पिता के आधार पर, ठीक है। इन दोनों में से अगर किसी को भारतीय नागरिकता लेनी है, मतलब किसी को भारतीय नागरिकता चाहिए, तो क्या होगा, या तो उसकी माता भारत के नागरिक हो या तो उसके पिता भारत के नागरिक हो। इनमें से अगर कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उस संतान को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब तो वंश के आधार पर कि भैया उनका पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में लोग रहते चले आ रहे, भारत के नागरिक होंगे। अपनी स्वेच्छा से अगर भारतीय नागरिकता कोई अपनाना चाहे, ठीक है, मर्जी से, अपने मन से, स्वेच्छा से, ठीक है, कोई भारतीय नागरिकता अपनाना चाहे तो वो उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। उसके भी कुछ अलग प्रावधान है, ठीक। तो नागरिकता का प्रावधान किसके अंदर है, अनुच्छेद भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किसका प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। अगला हम लोग भाग देखते हैं। अगला भाग है भाग 3, ठीक है। क्या है, भाग 3। भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। 12 से 35 के बीच में जो नागरिकता जो प्रावधान है, जो अनुच्छेद है, वो दिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करते करे 35 तक है। मौलिक अधिकार 35 तक है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का मतलब क्या होगा, छुआछूत की जो भावना है उसको बंद किया जाए, वो नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा छुआछूत के नाम पर, जाति के नाम पर, ठीक है, जन्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, ठीक है। क्या होगा, मौलिक अधिकार क्या होंगे कि इनके ऊपर इन आधारों के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, और दूसरी चीज क्या होगी, अपने धर्म के अनुसार, ठीक है, धर्म के अनुसार रहने की छूट होगी, ठीक है, धर्म के अनुसार रह सकते हैं, ठीक है। जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी मर्जी से क्या है, अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या है कि वो अपने अनुसार अपनी भाषा और अपने शिक्षण संस्थान भारत में खोल सकेंगे, ठीक है। ये मौलिक अधिकार है, ठीक। अगर किसी का भी मौलिक अधिकार से कोई हनन होता है, किसी के मौलिक अधिकारों के साथ कोई हनन होता है, तो भारतीय नागरिक को एक और अधिकार दिया गया है कि वो सीधे उच्चतम न्यायालय में जाकर के अर्जी लगा सकता है, वहां पर केस डाल सकता है कि हाँ हमारे साथ छुआछूत को लेकर के कोई बात हुई, हमारी जाति को लेकर के कोई बात हुई, हमारी भाषा को लेकर के हमारे साथ भेदभाव किया गया, धर्म के अनुसार हमारे साथ कोई भेदभाव किया गया,
ठीक है, हम अपने अनुसार शिक्षण संस्थान नहीं खोल पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ इस कारण से क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा भेदभाव किया गया, तो क्या है, जन नागरिक को क्या अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जा करके अपना केस दर्ज करा सकता है और क्या होगा, उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला ही प्रावधान कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या है, मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है, भाग 4 और 36 से 51, भाग 4 समझ लो, भाग 4, ये भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51, इसके अनुसार क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब क्या है, ये आर्थिक और सामाजिक दोनों तौर पर भारतीय संविधान की और मौलिक अधिकारों की क्या, भारतीय संविधान की और मौलिक अधिकारों की आर्थिक और सामाजिक रूप से इसका क्या करता है, इसका संरक्षण करता है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत। अब अनुच्छेद, अब भाग क्या है, भाग है 5 से, अब हम लोग क्या जानेंगे, भाग 5। भाग 5 से क्या लिया गया, अनुच्छेद 52 से लेकर के 51 तक। इसके अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया। अब क्या है, 51 का ए, ये भी एक है, अनुच्छेद 4 में ही एक और भाग जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 51 का ए। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। क्या है, मौलिक कर्तव्यों, ठीक है, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 51 के ए में क्या बताया गया, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। मौलिक कर्तव्य क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज का, संविधान का, नागरिकों का, मतलब जो जितनी भी राष्ट्रीय चीजें हैं, राष्ट्रीय संविधान है, भारतीय ध्वज है, भारतीय पशु है, भारतीय पक्षी है, नागरिक है, इन सभी का जो है कर्तव्य है कि ये इन सभी का आदर करें। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है इन सभी का आदर हो। क्या, राष्ट्रीय ध्वज हो, संविधान हो, या जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो हमारे देश के बड़े नेता रहे हैं, गांधी जी हो, नेहरू हो, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हो, ये सभी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन सभी का कोई भी अपमान नहीं करेगा, उन सभी को आदर करने का जो प्रावधान है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 भाग 4 के अंतर्गत है। ठीक है, अब अनुच्छेद भाग 5, ये तो समझ में आ गया कि 51 क्या है, मौलिक कर्तव्यों का। भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 51 तक ये संघ सरकार के बारे में बताता है। किसके बारे में, ठीक है, संघ सरकार का प्रावधान। इसके अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 52 से 51 के बीच किसके बारे में बताया गया, संघ सरकार के बारे में बताया गया। ठीक है, संघ का मतलब होता है राज्यसभा विधानसभा दोनों मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर के, कौन कौन, विधायिका और कार्यपालिका मिलकर के काम करेंगे। ये किसके, राज्य संघ सरकार के बारे में बताता है, ये राज्य सरकार के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 152 से
237 के बीच में किसके बारे में बताया गया? राज्य सरकार के बारे में बताया गया। भाग 6, ठीक है। तो क्या है? भाग 2 में है क्या? 5 से 11 के बीच नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का प्रावधान है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान है। और उसी में भाग 4 में एक और अनुच्छेद है 51A, उसमें है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। ये बहुत ही जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी है और बहुत ही जरूरी कर्तव्य भी है, ठीक है। इसका पालन करना बहुत जरूरी है। फिर क्या है? भाग 5। भाग 5 में क्या? अनुच्छेद 52 से 151 के बीच संघ सरकार के बारे में प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 6 भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में राज्य सरकार के बारे में प्रावधान है, ठीक है। भाग 7 जो है वो प्रथम अनुच्छेद के बी भाग से लिया गया, जिसे 1956 में 7वें संविधान संशोधन से बदल दिया गया था, ठीक है। क्या है? भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242, 39 से 242 के बीच में है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान, ठीक है। क्या है? भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान, ठीक है। भारत में कुल 28 राज्य और भारत में कुल 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अभी राज्यों में बढ़ोतरी हुई है, राज्यों को फिर से बढ़ाया गया है, ठीक है। तो क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान का मतलब यह है कि जहां पर केंद्र अपने अनुसार सारे काम करेगा। ये मान लो कि वहां पर एक तरीके से परमानेंटली क्या लागू रहता है? राष्ट्रपति शासन। क्या चलता है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ये केंद्र के अंदर में होते हैं। केंद्र इनको संचालन करता है, ठीक है। होता तो है, यहाँ का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन क्या होता है? सारी शक्तियां जो होती हैं वो किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद भाग 9 का अनुच्छेद है 243। 243 में है पंचायतें, ठीक है। 243 में पंचायती राज। 243 के अनुसार है पंचायती राज। इसे गांधी जी ने भी रिकमेंड किया था। गांधी जी का ये मन था कि पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज भी होना चाहिए। तो क्या? अनुच्छेद 243 के अनुरूप किसके? भाग 9 में, ठीक है। भाग 9 का एक और है भाग 9A, ठीक है। 9A अनुच्छेद P 243 ZG, ठीक है। इसके अनुसार क्या था? नगर पालिका। इसके अनुसार था नगर पालिका, ठीक है। एक नगर पालिका का प्रावधान होगा, ठीक है। किसके अनुसार है? भाग 9A के अनुच्छेद P 243 ZG, क्या है? नगर पालिका, ठीक है। अब भाग 18 के अनुसार है अनुच्छेद 252 से 360। 252 से 360 के बीच में है आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध। आपात उपबंध का मतलब है आपातकाल से। क्या? कि राज्य जो केंद्र है वो कभी भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में आपातकाल के बारे में पढ़ा हुआ है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, दूसरा राज्य आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, कितने? 3 आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब युद्ध की कोई संभावना हो कि युद्ध होने वाला हो, कोई आक्रमण होने वाला हो, राज्य या तो वोट पड़ रहे हो, या तो जो राज्य है वो किसी भी अगर मान लो कोई दंगा हो गया और उसमें असफल हो गया, उस दंगे को संभालने में, दंगा काफी बड़े स्तर तक चला गया है, तो अगर राज्य नहीं संभाल पाता है तो किसके पास आ जाता है? केंद्र के पास आ जाता है। किसके पास? केंद्र लग जाए, केंद्र का शासन हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या? केंद्र शासित प्रदेश उसी को कहते हैं। जब केंद्र के नियंत्रण में कोई प्रदेश आ जाता है तो उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उसमें राष्ट्रपति कानून लागू कर दिया जाता है। फिर एक होता है वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपातकाल का क्या मतलब होता है? जब इकोनॉमी डाउन होने लगती है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान होता है। किसके अनुसार है? 252 से 360 के बीच में है। किसमें? भाग 18 में। ठीक है, भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है? 3 बार लगाया जा चुका है। एक 1962 में, किसमें? इंडो चाइना वार, ठीक है, 1972 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और एक 1975 से 1977 तक, ये बहुत लंबा चला था, ये इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। ठीक है, ये ऐसे फर्जी का लग गया था, जबरदस्ती का लगा दिया था, तभी इंदिरा गांधी जी की सरकार इस वर्ष गिर गई थी। ठीक है, 1975 के आपातकाल में। ठीक है, कितने आपातकाल लगे? 3 आपातकाल भारत में लग चुके हैं। एक 1962 इंडो चाइना वॉर, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। 1972 का मतलब है भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध छिड़ा था तब। ठीक है, फिर एक हुआ था 1975 से 1977 के बीच। इसमें क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी ने यह आपातकाल लगा दिया था। ये अपनी व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने एक आपातकाल लगा दिया गया था, और इसी के चलते इंदिरा गांधी जी की सरकार उस साल गिर गई थी। तो क्या है? 352 से 360 के बीच में क्या है? आपात उपबंध। आपातकाल के बारे में जितने प्रावधान है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक क्या है? प्रकीर्णन और विविध, इसका अनुच्छेद है। ठीक है, इसका प्रावधान है। और भाग 20, ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 इसके अनुसार है संविधान संशोधन का। क्या है? संविधान संशोधन। ठीक है, प्रावधान क्या? संविधान संशोधन का। जितनी बार भी अगर चाहे तो संविधान संशोधन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 368 के अंतर्गत। हमारे पास जो भाग है वो 21, 369 से लेकर के 393, इसके बीच में कौन सा प्रावधान है? इसके बीच में अस्थायी परिवर्तन, ठीक है, विधि, अस्थायी परिवर्तन इसके बीच है अस्थायी कानून परिवर्तन। ठीक है, अस्थायी कानून परिवर्तन 369 से लेकर 393 के बीच में अस्थायी कानून परिवर्तन। इसमें कानून का परिवर्तन किया जा सकता है। कोई भी निर्णय, कोई भी नियम, अगर कोई भी कानून अगर बनता है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और अगला है 394 से 395। ठीक है, इसमें क्या है? ठीक है, प्रारंभ हिंदी में पाठ और निरसन। ठीक है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में पाठ और निरसन। ठीक है, किसमें है? भाग 22 394 से 395 में। 21 में 369 से 393 अस्थायी कानून। ठीक है,
तो दोस्तों आज से हमारा संविधान और अनुच्छेद सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।